नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम की चर्चा करेंगे। शीतकारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शीत का अभिप्राय ठंडक होता है। यह प्राणायाम ठंडक देता है शरीर में और इसीलिए इसको प्रशांतकारी प्राणायाम भी कहा जाता है। यानी यह शरीर में अंदर ठंडक उत्पन्न करता है। तो वे लोग जो गर्मी के शिकार होते हैं उनको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, और उन लोगों को जो बहुत गर्म प्रदेश में रहते हैं यदि वे भी इसका अभ्यास करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे और साथ में इसकी टेक्निक के विषय में बीच बीच में चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम किसी एक ध्यान के आसन में बैठ जाएं। वह कोई भी प्राणायाम हो उसमें सबसे बेहतर सिद्धासन और पद्मासन ही होता है। तो सिद्धासन या पद्मासन किसी में हम बैठ जाएं। तो आइए हम लोग सिद्धासन में बैठ लेते हैं। दोनों पैरों को इस तरह से हम आगे कर लें और एक पैर को घुटने से मोड़ें। पैर की एड़ी को हम जेनाइटल के नीचे रख लें, पेरिनियम के नीचे। फिर दूसरे पैर के पंजे को यहाँ जांग और पिंडली के बीच में कर दें और इस पैर की एड़ी जो है दूसरे पैर की एड़ी के पास आ जाए, और ये वाला पैर जो है इसके भी पंजे को हम इस तरह से ऊपर खींच लेते हैं। तो हमारे दोनों पैर वह मूलतः जननांगों को बीच में कर देते हैं और हमारी एड़ी वह पेरिनियम के नीचे होती है। तो इसलिए वह हमारे जननांगों के जो बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी है उस नाड़ी को प्रेस करती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारे जननांगों पर हमारा नियंत्रण स्थापित होता है। तो यद्यपि वे लोग जो ब्रह्मचारी लोग हैं या संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उन्हें इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए इस आसन का, लेकिन वे लोग जो गृहस्थ लोग हैं वे भी इसका आधे घंटे 1 घंटे प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो यह तो हुआ आसन के विषय में कि इसमें हम किस आसन में बैठें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम इसका अभ्यास कैसे करते हैं। तो शीतकारी प्राणायाम में हमें श्वास मुख के द्वारा लेनी होती है। कुछ ही ऐसे प्राणायाम हैं कि जिसमें श्वास हमें मुख के द्वारा लेना है, बाकी में हम नासिका के द्वारा ही लेते हैं। अब आइए हम इसके विज्ञान को समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब हम नाक से श्वास लेते हैं, जो हमारी सहज क्रिया है, जिन्हें किसी साइनसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है या उनका नाक ब्लॉक होता है तो उन्हें मुंह से लेना पड़ता है, या बहुत तेज़ उनको अस्थमा की बीमारी है तो नाक से पूरा नहीं जा पाता तो मुख से भी वे लेते हैं। अगर हम सामान्य स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से नासिका से ही श्वास लेनी चाहिए। वही स्वभाव है, वही प्रकृति का नियम है। तो होता क्या है कि जब आप श्वास बाहर से लेते हैं तो हमारी नासिका के अंदर जाता है, तो यहाँ पर आप देखें कि बाल होते हैं, वह गोलाकार होकर के श्वास अंदर जाती है। अब उस गोलाकार जब नासिका में श्वास अंदर जाती है तो उसके थोड़ा सा और जब हम अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर श्लेष्मा होती है। वह श्लेष्मा म्यूकस जो है, जो भी श्वास अंदर जा रही है उसमें अगर गंदगी मान लो यहाँ पूरी नहीं रुकी है तो वह उन म्यूकस में जा कर के चिपक जाती है। म्यूकस में चिपक जाती है तो बिल्कुल हवा शुद्ध हो जाती है। और इतना ही नहीं, और अंदर जाने पर ब्लड साइनोसाइड्स होते हैं। वे क्या करते हैं कि हमारे जो भी श्वास जा रही है उसके टेम्परेचर को बदल देते हैं, हल्का सा उसे गर्म कर देंगे। क्योंकि अगर बाहर की श्वास ठंडी आ रही है और वह अंदर गई तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वह ब्लड साइनोसाइड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वैसे ही कि वैसे श्वास अंदर पहुंच जाएगी तो हमारे फेफड़ों को नुकसान कर सकती है, तो उसे वह वातानुकूलित कर देती है। लेकिन जब आप मुंह से श्वास लेते हैं तो वह सीधे आपके अंदर जाती है, उस पूरी प्रक्रिया से हट जाती है। तो जो धूल और धुआं आदि हैं उसके साथ गए हैं वे इसमें नहीं छन पाते हैं, और उसकी जो वातानुकूलन की प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पाती है। तो ये सीधे का सीधे आपके फेफड़े में जाती है, ट्रैकिया के द्वारा सीधे आपके फेफड़े में पहुंच जाती है। तो इससे है कि इसका अभ्यास वहीं पर किया जाए जहाँ पर हवा बहुत शुद्ध हो, जहाँ पर धूल धुआं धक्कड़ ना हो।
तो इसलिए ये ध्यान रख करके हम इसका अभ्यास करते हैं। तो आइए अब हम लोग विधि को देख लेते हैं। इसमें हमें मुंह से श्वास लेना है और दोनों दांत की पंक्तियों को आपस में जोड़ करके मुंह को हल्का सा खुला रखना है। ऐसे हमने किया। अब हम श्वास को बहुत गहरी भर करके मुंह से अंदर लेंगे। या तो श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया हो गई। अब आप जब अंदर लेते हैं तो श्वास को अंदर थोड़ी देर के लिए आपको रोकना भी है। यदि उच्च रक्तचाप या हृदय का रोग हो तब तो नहीं रोकना है। बाकी स्थितियों में हम जरूर अंदर रोकें। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना आसानी से रोक सकते हो रोकेंगे। अब हमने रोक लिया। उस रोकने के दौरान में हम मुंह को बंद कर लें। अब जब हम बाहर निकालेंगे रोकने के बाद, तो उस स्थिति में हम नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे, वैसे धीमी, लंबी और गहरी। जैसे हमने धीमी, लंबी और गहरी अंदर लिया था, वैसे ही हमें धीमी, लंबी और गहरी बाहर भी निकालना है। तो आइए अब हम लोग पूरे प्रक्रिया को देख लेते हैं। इस तरह से ये 2 चक्र हुए शीतकारी प्राणायाम के। प्रारंभ में इसके आप 12 चक्रों का अभ्यास करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए, आप चक्रों की संख्या बढ़ाते जा सकते हैं और अंततः 60 आवृत्तियों या चक्रों तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। और इतने ही नहीं, जब आप थोड़ा सा एडवांसमेंट में आप आएँ इस प्राणायाम के, तो अब आप इसमें जो है धीरे धीरे वह रेशियो जोड़ लें, अनुपात जोड़ लें। जैसे शुरू में आप श्वास अंदर लिए, फिर आपने अंदर रोका और बाहर निकाला। अब आप इसको बराबर कर लें। जितनी देर में आप श्वास अंदर ले रहे हैं उतनी देर रोकें और उतनी ही देर में बाहर निकालें। फिर धीरे धीरे अब आप क्या करें कि जितनी देर में श्वास अंदर ले रहे हैं वो तो लगभग वही रखें। अब आप रोकने का समय बढ़ाते जाएं। पहले आपने मान लो 5 सेकंड में लिया था, 5 सेकंड रोका था, 5 सेकंड में बाहर निकाला था। ये इस पर आप कुशलता प्राप्त कर लिए। अब आप क्या करेंगे कि 5 सेकंड में तो अंदर लें उतने में ही, लेकिन आप रोकें 6 सेकंड। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद 7 सेकंड रोकें, फिर कुछ दिनों बाद 8 सेकंड रोकें, फिर 9 सेकंड रोकें, फिर 10 सेकंड रोकें। इस तरह से आप उसको रोकते जाएं और फिर इसी तरह से रेचक जो कर रहे हैं उसका भी समय बढ़ाते जाएं। तो यानी पूरक का उतने रखें, कुंभक का और रेचक का बढ़ाते जाएं और फिर धीरे धीरे 1, 2, 2 के रेशियो में आ जाएं, फिर 1, 3, 3 के रेशियो में आ जाएं, 1, 4, 4 के रेशियो में आ जाएं। इस तरह से आप धीरे धीरे इसमें और भी कुशलता प्राप्त करते जा सकते हैं और एडवांसमेंट प्राप्त करते जा सकते हैं। तो इस तरह से यह तो इसकी क्रियाविधि हुई। आइए अब हम लोग इसके लाभ की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह शीतकारी प्राणायाम है, यानी शीतलता अंदर ज़्यादा देता है। तो उन लोगों को जिनमें ऊष्मा ज़्यादा रहती हो उन्हें इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे उनमें शीतलता आ जाएगी। होता यह है कि जब आप श्वास इस तरह से अंदर लेते हैं तो वाष्पीकरण के कारण बाहर की श्वास और ठंडी हो जाती है, और जब वह ठंडी होती है तो वह अंदर जब पहुंचती है तो वह एलुवियल्स में जो भी गैस का विनिमय होता है वह विनिमय करके फिर ठंडक के साथ साथ ब्लड में मिल करके वह आपके आर्टरीज़ के द्वारा आपके सिस्टम में पहुंच जाती है, सारे सेल्स और टिश्यूज़ में पहुंच जाती है। तो ठंडक हर जगह पहुंच गई, तो इसलिए पूरे सिस्टम को यह ठंडा कर देती है। तो उन लोगों को ज़रूर अभ्यास करना चाहिए जिनमें ऊष्मा ज़्यादा रहती हो, जैसे जो बहुत चिड़चिड़े रहते हों, बहुत इरिटेटिव रहते हों, उन्हें इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। उन लोगों को जिनमें उच्च रक्तचाप की शिकायत हो इसका अभ्यास जरूर करें, लेकिन उसमें कुंभक न जोड़ें। जिन्हें हृदय का रोग हो वे भी इसका अभ्यास करें, लेकिन कुंभक न जोड़ें। और जिन्हें हाइपरथायराइड का रोग हो वे भी इसका अभ्यास करें। तो इस तरह से हम इन समस्याओं में इसका अभ्यास कर सकते हैं। और वे लोग जो बहुत ही अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हों उन्हें इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहिर्मुखी वाले तो इसका अभ्यास करें, लेकिन अंतर्मुखी वाले इसका अभ्यास न करें, क्योंकि होता यह है कि यह हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को तो
एक्टिवेट कर देता है और उससे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट करने से सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन जिनका पहले से ही स्लो है, जो अवसाद में ग्रस्त हैं, बहुत चिंता फिक्र में ग्रस्त हैं, वे इसका अभ्यास करेंगे तो उनका और स्लो हो जाएगा और फिर उनका अवसाद और बढ़ जाएगा। तो इसलिए अवसादग्रस्त लोग इसका अभ्यास नहीं करें। टेंशन वाले ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन में इसका अभ्यास करने से टेंशन शांत होता है। तो इस तरह से यह प्राणायाम बहुत उपयोगी होता है उन लोगों के लिए जो हृदय के रोगी हों या जो उच्च रक्तचाप के रोगी हों, हाइपरथायराइड के रोगी हों। लेकिन यह उन लोगों के लिए उतना ही खतरनाक है जो कफ से संबंधित समस्या से ग्रस्त हों, उन्हें इनका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जुकाम खांसी जिन्हें जल्दी जल्दी होती हो, इसका अभ्यास करेंगे तो जुकाम खांसी और बढ़ जाएगा, उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। उन लोगों को जिन्हें अस्थमा हो या जिन्हें ब्रोंकाइटिस हो, इनका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से नहीं करें, नहीं तो उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से हम इन चीज़ों में इसका ध्यान रखें और तब अभ्यास करें। बेहतर है कि योग्य मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास किया जाए। तो इस तरह से इस प्राणायाम के विषय में इतना ही। अगले प्राणायाम के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।